नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत, 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर। पिछले महीने के 2.33% के मुकाबले दिसंबर में खुदरा महंगाई दर रही 2.19%। ईंधन और खाद्य पदार्थों के सस्ता होने से थोक महंगाई दर भी 8 महीने में सबसे कम। जेएनयू राजद्रोह मामले में कन्हैया कुमार और उमर खालिद समेत 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। चार्जशीट के मुताबिक कन्हैया कुमार ने भी 9 फरवरी 2016 को लगाए थे देश विरोधी नारे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कल होगी मामले की सुनवाई। कंप्यूटर डेटा निगरानी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्तों का दिया समय। 10 एजेंसियों को इंटरसेप्ट, निगरानी, डिक्रिप्ट का केंद्र सरकार ने दिया है अधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला पहला फिलिप कोटलर अवार्ड। देश को उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करने के लिए किया गया सम्मानित। इनोवेशन और मेक इन इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग और फाइनेंस के केंद्र के रूप में देश को उभारने में अहम योगदान के लिए मिला सम्मान। और देश भर में मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल की धूम। प्रयागराज में कुंभ मेले की सभी तैयारियां पूरी। अखाड़ों के शाही स्नान के साथ 55 दिन चलने वाले विश्व के सबसे बड़े समागम का कल से होगा आगाज। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और आइए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। सरकार और जनता के लिए महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। खाद्य पदार्थों, फल, सब्जियों, अंडे और ईंधन के दाम में गिरावट के चलते खुदरा महंगाई दर 18 महीने के न्यूनतम स्तर और थोक महंगाई दर 8 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। दिसंबर में खुदरा महंगाई 2.19% रही। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आधारित खुदरा महंगाई दर नवंबर में 2.33% रही थी, तो वहीं पिछले साल दिसंबर में 5.21% थी। इससे पहले सबसे कम खुदरा महंगाई दर जून 2017 में 1.46% रही थी। दिसंबर में खाद्य खुदरा महंगाई निगेटिव में 2.51 रही। पेट्रोल डीजल के दाम में कमी के चलते ईंधन और बिजली क्षेत्र में महंगाई दर नवंबर के 7.39% से घटकर दिसंबर में 4.54% पर आ गया। हालांकि दाल और मीट के दाम में मामूली तेजी दिखाई दी, तो वहीं दिसंबर 2018 में थोक महंगाई दर 3.80% रही, जो 8 महीने में सबसे कम है। नवंबर 2018 में ये 4.64% दर्ज की गई थी और दिसंबर 2017 में ये 3.5% थी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 के दिसंबर में WPI 3.58% रही थी। खाद्य पदार्थों की महंगाई दिसंबर में 0.07% रही, जबकि नवंबर में 3.31% थी। सब्जियों की कीमतों में गिरावट दिखाई दी। ये दिसंबर में 17.55% रही, जबकि नवंबर की बात करें तो नवंबर में ये 26.98% थी। इसके अलावा फ्यूल महंगाई दर 8.38% रही, जबकि पिछले महीने मासिक आधार पर ये 16.2% रही। खुदरा महंगाई अक्टूबर में 5.28% रही थी। और आइए इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिशिर सिन्हा, सीनियर डिप्टी एडिटर द हिंदू बिजनेस लाइन। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। और बहुत बड़ी राहत की बात केंद्र सरकार के लिए भी आर्थिक मोर्चे पर जनता के लिए खुदरा महंगाई दर जो है वो 18 महीने के निम्न स्तर पे है, जबकि थोक 8 महीने की। आम जनता पर
इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा, महंगाई में कितनी कमी हम देखेंगे और लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो खुदरा महंगाई दर या थोक महंगाई दर दोनों में जो आप गिरावट देख रही हैं, हम अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कहते हैं एक, यानी कि जो खुदरा महंगाई दर है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, ग्राहकों से जुड़ा हुआ है, और थोक महंगाई दर जो है वो उत्पादकों से जुड़ा हुआ है। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, एक आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, दोनों में ही गिरावट है। अब इसका मतलब क्या है कि आपके लिए बाजार में सामान खरीदना सस्ता है, चाहे आप फल सब्जी खरीदने जाएं, चाहे आप अंडा खरीदने जाएं, चाहे आप मांस मछली खरीदने जाएं, वो सबके सब सस्ता है। नुकसान कहाँ है? नुकसान किसानों को है, क्योंकि वहां पर अगर फूड प्राइसेस लगातार नीचे चल रही हो तो इसका मतलब है कि किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिल पा रही है। ये एक, आप कह सकती हैं कि एक मिश्रित खबर है। एक तरफ आम आदमी ये सोचेगा कि मेरे जेब पर बोझ कम पड़ रहा है, लेकिन आपको किसानों की भी सोचनी होगी। दूसरी तरफ जो थोक महंगाई दर है, थोक महंगाई दर में जो गिरावट आप देख रही है 8 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर्स के लिए जो अपना सामान है वो सस्ते में बेचना पड़ रहा है। इसकी एक वजह क्या है कि पिछले कुछ समय से बाजार में जो बिक्री होनी चाहिए थी त्योहारों के मौसम में भी उतनी बिक्री नहीं बढ़ी। आपको पता होगा कि अभी जो औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आए थे वो 0.5% था जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादक जो है अब वो सामान सस्ते में बेचेंगे, तो ये आम लोगों के लिए राहत की खबर होगी। चाहे वो टीवी खरीदना चाहें, चाहे वो फ्रिज खरीदना चाहें, वॉशिंग मशीन खरीदना चाहें, यहाँ तक कि गाड़ियाँ खरीदनी चाहें, तो वो सभी सस्ता पड़ेगा। वहाँ पर उनको काफ़ी कुछ डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि उत्पादक अपना जो उन्होंने सामान बना रखा है वो बाजार में बेचना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, इस गिरावट का नीतिगत ब्याज दरों पे हम किस तरह का असर देखते हैं? क्या उसमें कमी की उम्मीद करें, क्योंकि इस कारोबारी साल में 2 बार ये बढ़ाई गई है और उद्योग जगत काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहा है कि दरों में गिरावट आए? बिल्कुल, देखिए, जो मौद्रिक नीति समिति है हमारे लिए नीतिगत ब्याज दर में जो भी बदलाव है उसका फैसला 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति करती है और इसकी अगुवाई रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। अब इसकी बैठक 7 फरवरी को खत्म होगी। 3 दिन बैठक चलेगी, 5, 6 और 7 तारीख को उसके फैसले का ऐलान होगा। और चूंकि मौद्रिक नीति समिति इन्फ्लेशन टारगेटिंग में चलती है, वो देखती है कि सीपीआई की स्थिति क्या है, यानी कि खुदरा महंगाई दर की स्थिति क्या है। वो टारगेट क्या है 2 से 6% के बीच में, कि कम से कम 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 6%, और मीडियन रेट जो होता है वो 4% है। अब अगर देखिए तो 2.15 के दर पे है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है मौद्रिक नीति समिति के लिए। और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, यानी कि क्या महंगाई दर बढ़ने की आशंका है, वो शायद थोड़ी कम है, क्योंकि आपके, अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी गिरावट या थोड़ी नरमी हमको देखने को मिल रही है। तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन डाउन है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन डाउन है। तो दोनों ही वजहों से मौद्रिक नीति समिति के सामने ये एक दबाव की स्थिति रहेगी कि क्या वो नीतिगत ब्याज दर में कमी करते हैं। अभी जो है वो 6.5% पे रेपो रेट है। रेपो रेट आपको पता होगा कि जो केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक जो बैंकों को कर्ज देता है। अब बैंक जो पैसा लेते हैं रिजर्व बैंक से, अगर उनको सस्ता मिलेगा तो वो लोगों को सस्ता देंगे। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार को तो एक राजनीतिक भी इसका जो है फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। तो लोगों के लिए आपको हो सकता है कि 7 फरवरी को अच्छी खबर सुनने को मिले कि उनके लिए ब्याज दर कम होगी। जी सर, इसमें आगे भी गिरावट की ही उम्मीद की जा रही है, तो हाँ, आगे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद हम जनवरी या फरवरी में हम इसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखेंगे, क्योंकि अभी तक क्या था कि जो बेस था उस बेस का भी बहुत बड़ा योगदान था। जो आधार था 2017 का, अगर आप देखेंगे तो उसका भी योगदान था, जिसकी वजह से इसमें लगातार गिरावट हो रही थी। अब यहाँ पर चूंकि एक ऐसे स्तर पर आ गया है और रबी की बुआई कम हुई है, लगभग 33% हमने बुआई कम देखी है। 33 लाख हेक्टेयर में 15% की कमी है। उसकी वजह से जो रबी की पैदावार है उसकी कीमत बढ़ने के आसार हैं, और उसका असर ये होगा कि आपके लिए खुदरा महंगाई दर आने वाले 2 महीने में, जनवरी और फरवरी में, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 4% के ऊपर जाने की आशंका नहीं रहेगी। ये लोगों के लिए अच्छी खबर, मॉडरेट रहेगा। बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में आने के लिए और इस विषय पर विस्तार से बातचीत के लिए आपका। और इसी के साथ पहली खबर में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल तरंग
मिट्टी चीनी के प्यालों से निकलती अद्भुत स्वर लहरियां और पानी की सतह से गूंजती संगीत की मधुर तान। इस संगीत का मिलता है अनेक प्राचीन ग्रंथों में बयान। मिलिंद तुलंकर और सीता दुरै स्वामी जैसे संगीतज्ञों ने बनाई है संगीत की इस अनोखी विद्या में विश्वव्यापी पहचान। और जीवन की 64 महत्वपूर्ण कलाओं में से एक बता गए हैं इसे महर्षि वात्स्यायन। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति। कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भीमा कोरेगांव केस के आरोपियों में से एक आनंद तेलतुंबडे के खिलाफ याचिका को खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि जमानत हासिल करने के लिए आनंद को 4 सप्ताह की छुट्टी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में कार्रवाई रोकना जरूरी नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी एक्टिविस्ट आनंद तेलतुंबडे की याचिका खारिज कर दी थी। तेलतुंबडे ने इस मामले में उन पर लगे एफआईआर को हटाने की मांग की थी। और 1984 सिख विरोधी दंगों में दोषी करार दिए गए सज्जन कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई से सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर जवाब भी मांगा है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के फैसले के संबंध में 73 साल के सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर को सुनवाई अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था। मामले में अपनी दोष सिद्धि के बाद कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सज्जन कुमार को दिल्ली कैंटोनमेंट के राजनगर इलाके में 1-2 नवंबर 1984 को 5 सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारा में आग लगाए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने स्नूपिंग के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। यह याचिका केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 20 दिसंबर को जारी की गई। उस अधिसूचना के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें सरकार ने 10 जांच एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को इंटरसेप्ट करने, निगरानी और डिक्रिप्ट यानी कि कूट भाषा का विश्लेषण करने की अनुमति दी है। अदालत ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया है। और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले की सुनवाई अप्रैल महीने में होगी। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे और संसद के अधिकार को सीमित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने ये जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जब 26 जनवरी 1957 को भंग हुई तभी अनुच्छेद 370 भी खत्म हो गया था। आर्टिकल 370 को हमने चैलेंज किया है और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया है। हमने इसमें यही कहा है कि जो आर्टिकल 370 है वो एक टेम्परेरी प्रोविज़न था और वो 10 साल के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। आज तक 70 साल बीत गए लेकिन वो जारी है। ये ऑलरेडी लैप्स हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर करे कि आर्टिकल 370 इज लैप्स्ड। जनहित याचिका में जम्मू कश्मीर के अलग संविधान को मनमाना और असंवैधानिक घोषित करने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह भारत के संविधान की सर्वोच्चता और एक राष्ट्र, एक संविधान, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रीय ध्वज के सिद्धांत के विपरीत है।
इस याचिका में कहा गया है कि देश में यह प्रावधान एक सीमित समय के लिए था, इसलिए अब इसको खत्म किए जाने की जरूरत है। रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में कुल 10 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिबान भट्टाचार्य के नाम शामिल हैं। चार्जशीट के मुताबिक कन्हैया कुमार ने भी देश विरोधी नारे लगाए थे। 1200 पेजों वाली चार्जशीट पर मंगलवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमित आनंद की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। चार्जशीट में धारा 124A, 120B समेत कई और धाराएं जोड़ी गई हैं। फिलहाल कन्हैया कुमार और बाकी आरोपी जमानत पर हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट के साथ सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फुटेज और डॉक्यूमेंट्री जमा कराई है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाने को लेकर बीजेपी सांसद महेश गिरी और एबीवीपी की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ 11 फरवरी 2016 को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में धारा 124A और 120B के तहत केस दर्ज किया गया था। और कर्नाटक में सरकार को अस्थिर करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से जारी है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाले और हर बात के लिए बीजेपी की ओर उंगली उठाना बंद करे। कर्नाटक बीजेपी के प्रमुख बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पर बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया है। कर्नाटक में एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस और जेडीएस जहां बीजेपी पर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी का कहना है मुख्यमंत्री की ओर से उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। सोमवार को बेंगलुरु में कांग्रेस के मंत्रियों और पार्टी नेताओं की बैठक हुई, जिसका एजेंडा राज्य सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट पर चर्चा थी। बैठक के बाद कांग्रेस नेता और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। The government is stable. We are all stable. There is absolutely no problem with this government. We will definitely continue for 5 years. You know, some of our MLAs have gone out. We don't have to worry about. They would have gone for temple. They would have gone for holiday. They would, family outings. We don't know. कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार में शामिल सभी विधायक उनके साथ हैं। ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇ? ಯಾವ ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। कर्नाटक बीजेपी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पार्टी के सभी विधायकों के साथ दिल्ली में हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की ओर से पार्टी के विधायकों को लालच दिया जा रहा है। Kumaraswamy is telling repeatedly even today that BJP is trying his level best to get some MLAs from Congress and JDS. There is no truth at all, because Kumaraswamy himself is trying his level best to contact our MLAs by offering ministership and also money. That's why 104 MLAs we are together here only. राज्य के जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार को आरोप लगाया था कि कांग्रेस के 3 विधायक मुंबई के एक होटल में बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ। कर्नाटक में कांग्रेस के कुछ विधायक और निर्दलीय विधायक अपनी अनदेखी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में राज्य में एक बार जोड़ तोड़ की अटकलें शुरू हो गई हैं। अभी 224 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस जेडीएस के 116 और बीजेपी के 104 सदस्य हैं। 2 निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक भी सत्ताधारी पक्ष के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री को यह सम्मान आज दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये सम्मान लोग, लाभ और प्लेनेट 3 बिंदुओं पर आधारित है। प्रधानमंत्री को यह सम्मान उनको देश के बेहतरीन नेतृत्व के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने असाधारण आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास किया है। प्रधानमंत्री को पिछले साल पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ भी दिया गया।
और प्रयागराज में कुंभ शुरू होने से अब कुछ ही घंटे का समय बाकी है। मंगलवार तड़के पहले शाही स्नान के साथ ही 55 दिन तक चलने वाले अर्ध कुंभ का आगाज हो जाएगा और इस बीच देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ ही प्रयागराज के संगम में सोमवार को मकर संक्रांति का पावन स्नान शुरू हो गया। हजारों की तादाद में श्रद्धालु आस्था के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने शाही स्नान के साथ कुंभ की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और श्रद्धालु इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, मतलब कि सबकी देखभाल अच्छी कर रहे हैं, नहाने वालों की सफाई भी बहुत अच्छी। इंतजाम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत इंतजाम बहुत अच्छा है। मंगलवार तड़के से ही शाही स्नान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बार कुंभ परिसर पहले के मुकाबले करीब दोगुना क्षेत्र में बनाया गया है। 1 लाख से ज्यादा शौचालय के साथ ही सरकार स्वच्छता पर विशेष जोर दे रही है। बसावट का काम जो अभी लगभग पूरा हो गया है और करीब 5.5 किलोमीटर के घाट विकसित किए गए हैं और 35 घाट निर्मित किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुविधापूर्वक स्नान की व्यवस्था की जाए और घाटों में सारे लाइट से लेके बैरिकेडिंग से लेके सुरक्षा, जल पुलिस की तैनाती से लेके सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात की सुगमता के लिए कई नई पहल की हैं। परिसर के करीब ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस बीच सोमवार को एक टेंट में आग लगी जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया। 40 तो हमारे फायर स्टेशन हैं, 15 चौकियां जो अखाड़ों में खड़ी हम लोगों ने लगाई हैं और वाटर हाइड्रेंट्स हैं जिससे कि तत्काल कोई बात होती तो हम उसको कवर कर सकें। इस बार भी इतनी बड़ी आग लगी एकाएक, 2 सिलेंडर फटे, लेकिन भगवान की कृपा थी कि वो आग वहीं पे कंटेन हो गई। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक कुंभ मेला 15 जनवरी से 4 मार्च तक चलेगा। इस बार इसमें करीब 13 से 15 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद है। इस बार कुंभ की थीम स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ है। कुंभ 2019 के आगाज के साथ ही प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया है। पहले शाही स्नान के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले शाही स्नान में कितने लोग जुटते हैं। कैमरामैन डीके पांडे के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, प्रयागराज। और आइए सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता नवविक्रम सिंह का। नवविक्रम, बस कुछ ही घंटों का वक्त है, पहला शाही स्नान कल, कितना उल्लास और क्या तैयारियां? बिल्कुल अमृता, पहले शाही स्नान के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासन ने कोशिश की है कि स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, कई तरह के हर विभाग के अपने थीम है। जिस तरीके से यहाँ पर वीवीआईपी घाट खास तौर पर बनाया गया है जहाँ 71 देशों के झंडे लगे हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन की कोशिश है कि इस बार का जो कुंभ है उसका वैश्विक मंच पर एक संदेश जाए। आपको याद होगा यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की एक मान्यता दी थी। ऐसे में योगी सरकार के ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि ये कुंभ, क्योंकि विदेशी सैलानी बहुत बड़ी संख्या में, करीब 10 लाख से ज्यादा विदेशी सैलानी आने की संभावना है। ऐसे में सरकार ने कोशिश की है कि सभी को सहूलियत मिले, चाहे वो विदेशी सैलानी हो या फिर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हो। मैं इस समय अमृता संगम के किनारे पर ही मौजूद हूँ और आपको श्रद्धालुओं का जोश दिखाना चाहूंगा। श्रद्धालुओं में काफी बड़ी संख्या में जोश है। अपने कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे नजारे को वो दिखाएं। यहाँ बड़ी संख्या में, देर शाम का वक्त है, ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अमृता, लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग पिकनिक के तौर पर आ रहे हैं, कुछ लोग श्रद्धालु हैं। तो ऐसे में और प्रकृति का अपने आप में एक श्रृंगार भी है यहाँ पर। जो जी नवविक्रम, देख पा रहे हैं लोग वहां पर भारी तादाद में जुटना शुरू हो गए हैं। लोगों में असीम उल्लास है। कल पहला शाही स्नान और उसी के साथ कुंभ का आगाज। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और आज देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले इस पर्व की सतरंगी झलकियां आइए आपको दिखाते हैं अहमदाबाद से। मकर संक्रांति पर अहमदाबाद में पतंगोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। अहमदाबाद पतंगोत्सव के लिए विदेशी सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है और इस पल का आनंद लेने के लिए देश विदेश में बसे गुजराती यहां आते हैं।
पतंग के शौकीन लोगों में मोहल्लों की छत से पतंग उड़ाने का क्रेज रहता है। मोहल्लों में पतंग को लेकर ऐसी दीवानगी है जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से साफ लगा सकते हैं। और तमिलनाडु में पोंगल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर भारत में जहां मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है तो वहीं दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है जिसे मुख्य रूप से कृषि पर्व कहा जाता है, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।